हेलो एवरीवन, यूनिट 5 रोटेशनल मोशन का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। पहले क्या क्या किया हुआ, सेंटर ऑफ मास, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसमें हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड द रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज टॉर्क, it gives the turning effect of the force about the fixed axis, tau is equals to r cross f। फिर आता है angular momentum, it gives the turning effect of linear momentum about the fixed axis, l equal to r cross p। उसके बाद angular velocity, omega is equal to d theta by dt, angular acceleration alpha is equal to d omega by dt, linear velocity v equal to omega r, kinetic energy k equal to half mv square. Moment of inertia, a quantity that measures the inertia of rotational motion of a body is called moment of inertia of the body. It is the rotational analog of mass in linear motion. सिंपल भाषा में कहें तो लीनियर मोशन में जो काम मास का था, रोटेशनल मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। डोंट वरी, हमने टॉपिक नहीं छोड़ा है, इसी को समझने के लिए ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस। तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक बॉडी है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इस बॉडी में आपको दो पार्टिकल तो यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं जिनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 और r2 है। तो अगर बहुत सारे होंगे तो उनके भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सारे पार्टिकल्स की जो है सेम होगी, बट उनकी लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 यानी कि इसके लिए काइनेटिक एनर्जी होगी k1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। v की जगह r ओमेगा रखा तो ये आ गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 कितनी निकलेगी? k2 इज इक्वल्स टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन बाकी पार्टिकल्स के लिए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी कितनी होगी? k इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं डेरिवेशन को। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी वो कितना निकलेगा? k इज इक्वल्स टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m3 के लिए आ जाएगा फिर m4 के लिए एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे देखो हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो उसके अलावा आपका हमने लिखा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई स्क्वायर। समेशन का मतलब होता है सारों को ऐड करना है। आई की जगह 1 2 3 रखो तो पहला आएगा m1 r1 स्क्वायर, दूसरा आएगा m2 r2 स्क्वायर, सबको जोड़ोगे तो यही वाली बात आ जाएगी। अच्छा, अब इस पूरी टर्म की जगह हमने आई लिख दिया है। जहां पे ये आई है इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई स्क्वायर। So the moment of inertia of a body about a given axis is the sum of product of masses of all the particles of the body and square of their respective perpendicular distances from the axis of rotation. अच्छा, अगर हम यहाँ पे ओमेगा को 1 कर दें तो इसका मतलब k इज इक्वल्स टू आई बाई 2, या फिर हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू 2 into kinetic energy of rotation. So the moment of inertia of a body about a given axis is equal to twice the kinetic energy of rotation of the body rotating with unit angular velocity about the given axis. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एसआई यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर। अब तक जो हमने समझा है उसके बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं। तो इट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी
or it is the rotational analog of mass in linear motion. I is equals to mr square इसका फॉर्मूला है. SI यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2. और the factors affecting moment of inertia of a body हैं mass of the body, shape and size of the body, distribution of mass about the axis of rotation, and the position and orientation of the axis of rotation. अब सवाल उठता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रैक्टिकल यूज क्या है डेली लाइफ में. इतना पढ़ा उसका. तो मशीन्स लाइक स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, जिनमें क्या होता है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है, उनके अंदर एक ये ऐसी बड़ी डिस्क होती है. अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा होता है और इस डिस्क को कहते हैं हम फ्लाईव्हील. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो फ्लाईव्हील क्या करती है, जो इसके अंदर सडन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है ना स्पीड ऑफ व्हीकल, ये उसको रेजिस्ट करती है. याद करो हमने जब लीनियर मोशन पढ़ा था उसमें कहा था कि अगर मास बहुत ज्यादा होता है तो उससे इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होती है. तो हमने यहाँ रोटेशनल पढ़ रहे हैं, रोटेशनल में मास की जगह क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है तो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगी स्पीड, उसको फ्लाईव्हील रेजिस्ट करेगा. इसके कारण क्या होगा, स्पीड में ग्रेजुअल चेंज आएगा और जर्की मोशन नहीं होगा. तो एक स्मूथ राइड मिलेगी पैसेंजर्स को. चलिए, रेडियस ऑफ गायरेशन कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं. The radius of gyration of a body about a given axis is the perpendicular distance of a point P from the axis, where if whole mass of the body were concentrated, the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass. Definition थी, don't worry, समझाते हैं अभी. तो हमने कंसिडर किया कि भाई मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हर पार्टिकल का मास m है. यहाँ दो ही लिए हुए हैं, बहुत सारे हैं वैसे बॉडी में. ये हो गई इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक. और ये r1 r2 ये सब हो गए परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. याद रखो ओमेगा सेम है यहाँ पे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी कितना निकलेगा, I is equals to m r1 square plus m r2 square plus m r3 square plus up to plus m rn square. m is common तो r1 square plus r2 square plus up to rn square आ गया. हमने क्या किया, स्मॉल n से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. अब जरा यहाँ देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक पार्टिकल का मास है स्मॉल m और मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो टोटल मास ऑफ द बॉडी के बराबर होगा, यानी कि कैपिटल M के बराबर होगा. सो मेरे पास आता है I इज इक्वल्स टू कैपिटल M इन ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन n. इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा. अच्छा, अब अगर टोटल मास ऑफ द बॉडी हम ये कह रहे हैं P पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और ये P पॉइंट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से K के डिस्टेंस पे है, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर. अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आता है K इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर अपॉन n. इस K को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन और इसके SI यूनिट है मीटर. चलिए, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क. तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें खूब सारे पार्टिकल्स हैं, उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हमने r1 r2 r3 सो ऑन लिया ही हुआ है. ठीक है. अब बॉडी रिजिड है तो एंगुलर एक्सिलरेशन सारे पार्टिकल्स का सेम होगा, बट उनका लीनियर एक्सिलरेशन अलग अलग होगा. तो फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास m1 वो निकलेगा F1 इज इक्वल टू m1 a1, या लिख सकते हैं m1 r1 अल्फा. क्यों, क्योंकि a इज इक्वल्स टू r अल्फा होता है. मोमेंट ऑफ फोर्स
अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये पहले पार्टिकल के लिए निकाले मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका टॉर्क, तो ये निकलेगा टाउ वन इज इक्वल्स टू एफ वन क्रॉस आर वन, या इसे लिख सकते हैं एम वन आर वन स्क्वायर एल्फा। सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स एफ टू अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो निकलेगा टाउ टू इज इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वायर एल्फा एंड सो ऑन बाकियों के लिए। सो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी that will be equal to m1 r1 square alpha plus m2 r2 square alpha plus up to mn rn square alpha। यहाँ अल्फा आपका कॉमन निकल गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में डाल दिया। और बाय द वे ये सारी टर्म किसके बराबर निकलेगी, देख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I के बराबर। क्यों, क्योंकि इसे मैंने लिख दिया समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, I के ही तो बराबर होता है। तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये है रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क के बीच में। अगर अल्फा 1 हो जाए तो टाउ इज इक्वल टू आई। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस is numerically equal to the torque acting on the body rotating with unit angular acceleration about it। चलिए अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। तो फिर हमने रिजिड बॉडी ली, उसके अंदर दुनिया भर के पार्टिकल्स, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 r3 लिए ही हुए। ठीक है, बॉडी आपकी रिजिड है तो एंगुलर वेलोसिटी तो सारे पार्टिकल्स की सेम होगी बट लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 कितना निकलेगा, p1 इज इक्वल टू m1 v1, v1 की जगह r1 ओमेगा लिख दिया। दूसरा, अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m1 अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, L1 इज इक्वल टू P1 क्रॉस R1 यानी कि m1 R1 स्क्वायर ओमेगा। पार्टिकल m2 के लिए निकलेगा L2 इज इक्वल्स टू m2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी में क्या करो, सबको ऐड कर दिया, ओमेगा कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस अप टू mn Rn स्क्वायर। इसको लिखा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n mi r स्क्वायर, जो कि I के बराबर होता है, तो L इक्वल टू आई ओमेगा। अगर ओमेगा 1 हो जाए तो L इक्वल टू आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट। चलिए एक क्वेश्चन है, the oxygen molecule has a mass of 5.3 into 10 to the power of minus 26 kg and a moment of inertia of 1.94 into 10 to the power of minus 46 kg meter square about an axis through its center perpendicular to the line joining the two atoms. Suppose mean speed of such a molecule in a gas is 500 meter per second and that its kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of translation. फाइंड द एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। काफी बड़ा क्वेश्चन है यार। चले क्या क्या गिवन है, m गिवन है, I गिवन है और v गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होता है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ तो कैंसिल ही हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन आई। ओमेगा कितना निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 2mv स्क्वायर अपॉन 3i। सारी वैल्यूज रखी तो हमारे पास निकला ओमेगा 6.75 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द टाइम टू हैव द रीकैप। तो क्या क्या पढ़ा है हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, SI यूनिट इसकी के जी मीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ a point P from the axis where if the whole mass is concentrated the body has the same moment of inertia। K का फॉर्मूला हमने निकाला अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क जो कि है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा।
रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, जो कि है L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। चलिए आ गया टाइम असाइनमेंट का। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं, पहले खुद ट्राई करो, नहीं हो तो वीडियो देखो आगे। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया? It is because it measures moment of inertia during its rotational motion. Question number 2, which physical quantity is represented by the product of I and omega? And the answer is angular momentum. Question number 3, what are the factors affecting radius of gyration of a body? And the factors are shape and size of the body, position and configuration of the axis of rotation, and distribution of mass of a body with respect to the axis of rotation. Question number 4, why a hard boiled egg spins more than a raw egg? तो ये देखो, आपका हार्ड बॉइल्ड एग ज़्यादा देर तक घूम रहा है और ये आपका रॉ एग जल्दी ही रुक जाता है। तो हार्ड बॉइल्ड एग जो है वो एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करता है रोटेट करते टाइम, जबकि रॉ एग रिजिड बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड इनसाइड इट। रॉ एग का जो लिक्विड मैटर है वो क्या करेगा, सेंटर से दूर जाने की कोशिश करता है, तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आर इंक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा। अब अगर मैं आपके हार्ड बॉइल्ड एग और रॉ एग दोनों को सेम टॉर्क प्रोवाइड कर रहा हूं, तो रॉ एग के केस में क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा है तो ओमेगा को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि क्या करेगा, वो कम स्पिन करेगा, यानी कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। इसीलिए आपका हार्ड बॉइल्ड एग ज्यादा स्पिन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, two discs of same mass and thickness are made up of materials having different densities. Which one of them will have larger moment of inertia? Explain. तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा या रेडियस ज़्यादा होगा उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों भाई? मास सेम है, डेंसिटी अलग है, तो वॉल्यूम अलग होगा। ठीक है, वॉल्यूम अलग है यानी कि रेडियस अलग है, तो एक्सिस थ्योरम के हिसाब से जिसका रेडियस ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। Two circular discs of same mass and same radius are shaped like a convex and a concave lens, respectively. Both are rotated about an axis perpendicular to their planes and passing through their centers. Which one will have a greater moment of inertia? Give reason. तो कॉन्वेक्स शेप डिस्क जो है उसका ज़्यादातर मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होगा, और कॉन्केव शेप डिस्क का जो मास होगा वो अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा कॉन्केव वाले का ज़्यादा होगा, कॉन्वेक्स का कम होगा। ठीक है, मास तो दोनों का सेम है, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कॉन्केव का ज़्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा ही होगा। चलिए एक्नॉलेजमेंट टाइम। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद जो जो चीज़ें उनसे ली गई। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो which is on moment of inertia of regular shaped bodies. Thank you so much.